नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। 2022 चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी अपनी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही है, ताकि जनता के बीच जाकर कार्यकर्ता उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके और बता सके कि सरकार ने क्या किया। जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार लखनऊ में पिछले कई दिनों से अलग अलग समाज से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे बीजेपी सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां हलवाई कसौंधन शिवहरे समाज को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 12 बजे के आसपास जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फिर दीपावली मेले का आज आगाज करेंगे, जो यूपी के पूरे 75 जिलों में चलेगा। वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए 2022 के लिए चुनावी जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक रैली करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अखिलेश यादव लैपटॉप बांटेंगे। अखिलेश यादव अपने पहले कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को इस योजना के जरिए लैपटॉप बांट चुके हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में भी काफी उछाल आया था। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव उस योजना को लोगों और छात्रों को याद दिलाने के लिए लैपटॉप बांटने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव की बात करेंगे। मेरठ में सामाजिक परिवर्तन रैली भी वो करेंगे। तो आज विपक्ष भी रैलियां कर रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े। अभिषेक, आज के अखिलेश यादव की रैली के बारे में बताइएगा, ये कितने बजे शुरू होगी? जी जीनत, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, कल आजमगढ़ अखिलेश यादव देर शाम पहुंचे, जहां वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। आज करीब 11 बजे वो अभिषेक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सदर विधानसभा क्षेत्र के कंदरापुर क्षेत्र में दुर्गा पीजी कॉलेज है, वहां पर अखिलेश यादव 11 बजे पहुंचेंगे, जहां वो छात्राओं को लैपटॉप वितरित करेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसके पहले अखिलेश यादव 3 बार आए हैं, वो त्रिदिशा कार्यक्रम में आए थे। ये पहली बार होगा जब आजमगढ़ में अखिलेश यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल उसमें जीतना अहम होता है। इस कड़ी में आजमगढ़ जैसे 10 विधानसभा है, अगर उस पर अगर आपकी पकड़ होती है तो पूर्वांचल में आपको बढ़त मिलती है। 2012 की सरकार में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो अखिलेश यादव आजमगढ़ की 10 विधानसभा में से 9 विधानसभा पर जीत हासिल की थी। तो इसी रणनीति को देखकर आजमगढ़ और मऊ के अखिलेश दौरे पर थे और पिछले 24 घंटे में लगातार वो आजमगढ़ के भ्रमण पे थे, लगातार लोगों से मिल रहे थे और उसके बाद आज एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 1 महीने के भीतर 3 बार यूपी का दौरा करेंगे। पहला दौरा 29 अक्टूबर को है, जब अमित शाह लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरा दौरा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे। अमित शाह 13 से 14 नवंबर तक वाराणसी में रहेंगे। इसके बाद 21 और 22 नवंबर को लखनऊ का दौरा करेंगे। अमित शाह यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर और उनके अक्टूबर का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, वो यूपी में आ रहे हैं। और देखिए, बार बार ये बात कही जाती है, जब चुनावी साल होता है तो फिर उसी नजरिए से देखा भी जाता है हर दौरे को। आज की एक और बड़ी खबर है, लखनऊ में एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। अली शेर, एक का नाम, और कामरान। 25,000 का इनाम था, अली शेर पर 1 लाख रुपए का। दोनों बदमाश आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं। एसटीएफ को इन बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद एएसपी की टीम ने दोनों बदमाशों को घेरा और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहे बदमाशों पर फायरिंग की, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनको भाऊराव देवरस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये 2 बदमाश जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अली शेर जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, कामरान जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, इन्हें ढेर किया गया है। एनकाउंटर में घायल हुए, अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया। यूपी एसटीएफ से इनकी मुठभेड़ हुई थी। इनके पास से तमंचा, बाइक, कुछ नकदी, कारतूस बरामद हुए, कुछ गोलियां भी। अमिताभ यश के मुताबिक आरोपियों से 30 mm का एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, 1 देसी तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक अली शेर का आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी के
वाराणसी की बात करें तो यहाँ खासा आतंक था, जो एक शूटर भी है। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आरोपी मुन्ना बजरंगी के लिए काम करते थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या जब होती है बागपत जेल में, उसके बाद ये दोनों अंसारी गिरोह के लिए काम करने लगे, उनके करीब आ गए कहा गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, इन दोनों के बारे में बताइएगा, साथ ही मुठभेड़ कब हुई, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, कल देर शाम राजधानी लखनऊ के मड़ियाव इलाके में एक मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि आजमगढ़ का कुख्यात बदमाश अली शेर, जो 1 लाख का इनामी है, अपने साथी कामरान के साथ राजधानी लखनऊ में एक व्यापारी को निशाना बनाने के लिए आया है। जिसके बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की और मड़ियाव के फैजुल्लागंज इलाके में वो बाइक से भाग रहा था अपने साथी के साथ। एसटीएफ की घेराबंदी देखकर वो एसटीएफ पर फायरिंग की। जब एसटीएफ की ओर से जवाबी फायरिंग की गई है तो उसमें अली शेर और कामरान और बन्नू दोनों को गोलियां लगी हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई है। आरोपियों से 30 mm की कार्बाइन, 2 पिस्टल, 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अली शेर के बारे में बताया जाता है कि ये मुख्तार अंसारी के गैंग का बदमाश था, शूटर था, जिसने भी कुछ दिन पहले ही रांची में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जीत राम हुड्डा की हत्या कर दी थी गोली मार के। इसके बाद से ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश और के पूर्वांचल इलाके में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वहीं कामरान को बताया जाता है कि हर मामले में इसको असिस्ट करता और उसके ऊपर भी आधा दर्जन मुकदमे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। उन्होंने मुजफ्फरनगर की रैली के दौरान कह दिया कि पाकिस्तानी मिनिस्टर तो पागल है, जो दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से जोड़ते हैं, उनका इससे क्या लेना देना, मगर पड़ोस के लोग समझ ही में नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्ग वहां नहीं गए, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। दरअसल पाकिस्तानी मिनिस्टर शेख रशीद ने पाकिस्तानी टीम की जीत पर अपने मुल्क के लोगों को बधाई दी और कौम से जोड़कर कहा कि भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तानी टीम के साथ थे, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा पलटवार किया। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी होगी। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना, दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है, मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको। वहीं भारत के खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर आई, क्योंकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया समेत खेल जगत के 11 दिग्गजों को खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया। इसके साथ ही अर्जुन अवार्ड के लिए भी 9 नामों के साथ हॉकी पुरुष टीम के सभी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। तो वो नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।